और अब हमारा खास कार्यक्रम आरंभ होता है, किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर लेकर हाजिर है कार्यक्रम किसान की बात। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी किसान मित्रों का। मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मैं हूँ रजनीश। और रजनीश और प्रतिमा शर्मा लेकर आ गए हैं हमारा खास कार्यक्रम, और हमें उम्मीद है कि हमारे सभी किसान भाई बहन किसान की बात कार्यक्रम से पूरा लाभ उठा रहे होंगे। हर दिन खास जानकारियां जो होती हैं और हम उन जानकारियों के साथ रूबरू हो जाते हैं आपके साथ। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, हमारा किसान की बात में यही उद्देश्य रहता है कि जो भी समसामयिक विषय हैं उन पर हम चर्चा करें, और ख़ास तौर से जो किसान विशेषज्ञ हैं, जो भी विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जो भी नए प्रयोग हो रहे हैं वो सब जानकारी हम अपने सभी किसान भाई बहनों तक पहुंचाएं, और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बिल्कुल, उद्देश्य के साथ साथ हमारी जो सरकार है वो यही चाहती है कि हमारे हर किसान जो है पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ें और हर जानकारियों के साथ वो भी जानकारियों को साझा करें, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके और कदम से कदम मिलाकर हर इंसान के साथ खड़े हो सकें। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, जो हमारी हर कोशिश है वो है कि हमारे किसान भाई बहन जब नई तकनीक को अपनाएंगे तो वो संपन्न होंगे, और देखिए, जब किसान संपन्न होंगे तो पूरा देश संपन्न होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि नित्य नई जानकारियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, किसान की बात के माध्यम से उन तक पहुँचती रहती हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हम जो भी अच्छे से अच्छी जानकारी है, नई से नई जानकारी है, पूरी दुनिया की जानकारी हम अपने किसान भाई बहनों तक पहुँचाएं। और आज का जो विषय है वो भी ऐसा ही है। खरीफ कालीन उड़द एवं मूंग की उन्नतशील किस्में और बिजाई जी। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋषिराज, कृषि वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से। तो आइए सुनते हैं इस विषय पर खास जानकारी। किसान बहनों भाइयों, खरीफ फसलों की बिजाई का अब समय चल रहा है, और इस समय जो हमें दलहनी फसल लगानी है उसमें मूंग है, उड़द है, और यहाँ तक कि किसान भाइयों ने अरहर की बिजाई तो कर ही ली होगी। तो इस समय जो मूंग और उड़द की बिजाई किस तरह से करनी है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, तो हमारे बीच पहुंचे हैं श्री ऋषिराज, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से हैं, और इनसे हम ये बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि भाई मूंग उड़द की जो बिजाई करना चाह रहे हैं ना, उनको कौन कौन सी हिदायतों का पालन करना है ताकि अच्छी पैदावार हमारे किसान भाइयों को मिल जाए। धन्यवाद जी। देश एवं विश्व के जनमानस को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने में दलहनी फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है। दलहनी फसलों को आप अगर सरल भाषा में समझें तो ये वो फसलें हैं जो लेग्यूमिनेसल कुल की अंतर्गत आती हैं, एवं इनकी जो फलियां हैं उनके अंदर बीज बनता है, और उनके जो सूखे हुए बीज को हम अगर दाल के रूप में प्रयोग करें तो ऐसी फसलों को हम दलहनी फसलें कहते हैं। दलहनी फसलों में
पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये फसलें उच्च रेशा युक्त प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। अगर हम इनमें पोषक तत्वों की बात करें तो इनमें सामान्यतः 19 से 36% तक प्रोटीन होती है, 55 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, लगभग 3% रेशा होता है। इसके साथ साथ इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज एवं विटामिन भी पाई जाती हैं। दलहनी फसलों का भारतीय कृषि में बहुत अधिक महत्व है। दलहनी फसलों को फसल चक्र में सम्मिलित करके अधिक उपज के साथ साथ मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। ये फसलें भूमि एवं जल का संरक्षण करती हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके हमारे पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारी जो नाइट्रोजन की खपत है उसमें कमी आती है। तो डॉक्टर साहब देखिए, काफी उपयोगिता का जिक्र आपने कर ही दिया, तो क्यों ना ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिससे इसकी किस्मों के बारे में बताया जाए कि भाई किस्म कौन कौन सी इस्तेमाल हमारे किसान भाई करें ताकि अच्छा उत्पाद उनको मिल सके। जी, अगर हम किस्मों की बात करें, मूंग और उड़द की हम एक साथ बात करेंगे, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे मूंग की किस्मों की। तो मूंग की किस्मों में सबसे प्रथम आती है आपकी पूसा विशाल। तो ये हमारी पूसा विशाल जो किस्म है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित की गई है और ये किस्म लगभग 65 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इस किस्म की खास बात यह है कि इसकी जो फलियां होती हैं वो एक साथ पक जाती हैं, जिससे हमें कटाई में सुविधा होती है। दूसरी हमारी किस्म है पूसा 1431। यह जो किस्म है हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी हमारा जो क्षेत्र है उनमें उगाने के लिए उपयुक्त होती है। और इसकी एक खास बात है, ये जो हमारा येलो मोजैक जो वायरस लगता है उसके रोग रोधी किस्म है ये, तो इसको भी हमारे किसान भाई आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारी किस्म एक है पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4। ये चारों किस्में जो हैं हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानी भागों के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा हमारी एक किस्म है K851। ये जो किस्म है हमारी जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर है वहां से विकसित की गई। इसका भी एक खास बात है, इस किस्म की फलियां भी एक साथ पकती हैं, जिससे किसान भाई हमारा किसी यांत्रिक मशीन द्वारा इनको एक साथ काट सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ किस्में पंजाब से भी विकसित की गई हैं जो हमारे उत्तरी मैदानी भाग हैं उनके लिए उपयुक्त होती हैं। जैसे उसमें है ML 267, ML 613, ML 1808, ML 2056। तो इनकी जो उपज की जो दर है वो 15 से 18 कुंटल तक ये किस्में उपज दे जाती हैं। अब बात आती है उड़द की किस्मों की। तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये जो आपने उत्पाद की बात करी है कि भाई 15 से 18 क्विंटल इनसे आप उत्पाद ले सकते हो, और इस उत्पाद में कई बार जो है बढ़ोतरी हो जाती है, कई बार होता है कि 1 क्विंटल ऊपर भी चला जाता है अगर रेख देख हम अच्छी तरह से कर लेते हैं जी। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लापरवाही कर जाते हैं, उसमें खरपतवार आ गए या कोई अन्य चीजें आ गई तो उससे उत्पाद गिर जाता है। तो ये तो मूंग की आपने किस्मों का जिक्र कर ही दिया, साथ साथ जो उर्द हम अगर बोलना चाहते हैं तो उसकी कौन कौन सी किस्में हमें इस्तेमाल करनी हो? जी, अगर हम उर्द की बारे में बात करें तो उन उर्द की जो हमारे पास उन्नत प्रजातियां हैं उसमें एक है पंत U30, पंत U35, पंत U19। यू का मतलब यहाँ पे उर्द से है, और नरेंद्र उर्द 1, आजाद 1 और ये पूसा 1। ये जो किस्म है ये हमारी जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं जैसे कि हमारा हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उनके लिए उपयोगी हैं। इनके अलावा अगर हम देखें तो हमारी कुछ किस्में जैसे आपकी है बसंत बहार है, उत्तरा है, ये उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो डॉक्टर साहब देखिए, किस्मों का जिक्र आपने किया, उड़द की मूंग की भी आपने किस्म बताई और यहाँ तक कि मूंग की किस्म भी बताई, और उनकी बीज की मात्रा का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि बिजाई के समय अगर बीज की मात्रा कम रह गई तो भी पौधों की संख्या कम हो जाएगी, और अगर हम थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी भी कम हो जाएगी। तो इन चीजों का हमारे किसान भाई पूरा ध्यान रखें। तो इसके लिए क्या क्या आपकी हिदायत है? अगर हम मूंग और उड़द दोनों की बात करें हाँ जी, तो
इनके लिए बुवाई के लिए करीब 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होता है। अगर इनकी बिजाई की दूरी की बात करें तो इनकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और इसके साथ एक बात मैं और करना चाहूँगा, बीज की बुवाई के समय एक चीज़ बहुत ही उपयोगी है, वो है बीज उपचार। हाँ डॉक्टर साहब, बीज उपचार का आपने जिक्र कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई फफूंद जनित रोग आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे दीमक की समस्या ज्यादा है तो वहां पर भी पौधे हमारे खराब हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमने कल्चर का अगर टीका नहीं लगाया तो उससे हमारे जो हम खाद देते हैं ना उसमें हमें बढ़ोतरी करनी होती। तो इन तीनों चीजों के बारे में क्यों ना जिक्र कर लें। जी, तो बीज का उपचार हम मूंग और उर्द के लिए हम एक ही तरह से कर, चूंकि एक ही कुल की ये दोनों फसलें हैं, तो सर्वप्रथम हम जो बीज उपचार करते हैं उसको हमें करना चाहिए फफूंदीनाशी से। तो इनके बीज उपचार के लिए एक दो हमारे पास फफूंदीनाशी हैं, जैसे आपका कार्बेंडाजिम है जिसको हम बेविस्टीन के नाम से भी जानते हैं, उसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम सीड से अगर हम बीज उपचार करें तो हमारे जो भी फफूंदी जनित रोग हैं उनसे हमें निजात मिल सकती है। अब दूसरी बात आती है कि हम अपने राइजोबियम कल्चर से भी अपने दलहनी फसलों के बीजों को उपचारित करना चाहिए, क्योंकि इनके उपचार से हमारी जो दलहनी फसलें हैं उनमें जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है उनके स्थिरीकरण में वृद्धि हो जाती है। तो हमें राइजोबियम कल्चर से भी उनके बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए हमें 200 ग्राम का एक राइजोबियम का पैकेट 1 एकड़ के बीज जो भी हमें लगेगा 1 एकड़ में उसके लिए उपयुक्त होता है। तो डॉक्टर साहब, पैकेट का आपने जिक्र कर दिया, उसका प्रयोग करने में कई बार थोड़ी बहुत हमसे गलती हो जाती है किसान भाइयों से, और उसका हमें उतना फायदा नहीं मिल पाता। अब देखिए, पहले समय में तो यह है कि आप गुड़ का घोल बताते थे, उसको पहले ठंडा करना है फिर उसमें टीका लगाना, परंतु आजकल तो आपका कुछ लवण युक्त में भी ये इस तरह की जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आ रहे हैं, तो उनमें कुछ सावधानी कैसे बरतनी। जहाँ तक पोषक तत्वों की बात है तो पोषक तत्वों में पहले तो हम जो हमारे प्राइमरी पोषक तत्व हैं उनका जिक्र करेंगे। तो दलहनी फसलें बेसिकली ये जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, इसलिए हमें नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी होती है। तो दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन की मात्रा का जिक्र करें तो हम 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर इनमें देते हैं। जहाँ तक कि फास्फोरस की बात है तो हमें 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस इन फसलों में देना चाहिए। इसके अलावा 40 किलोग्राम जो पोटास है, पोटेशियम है, उसको प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अगर हम इन तीनों जो हमारे तत्व हैं इनको एक साथ देना चाहें तो सिंपल भाषा में हम अगर कहें तो हमारी 100 किलो डीएपी जो हमारी खाद है जिसमें फास्फोरस भी होता है नाइट्रोजन भी होती है, उसको अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो जो हमारे जो प्राइमरी पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। देखिए डॉक्टर साहब, तत्वों का जिक्र कर दिया, बीज का भी बंदोबस्त हो लिया, परंतु सिलसिला रह गया वहाँ के बीज के उपचार का। अब बीज का जो उपचार है उसमें आपने मतलब ये कि फफूंद जनित रोगों के लिए तो बता दिया। अब जो राइजोबियम कल्चर का टीका लगाना ना, वो किस तरह से लगाना है। राइजोबियम का जो टीकाकरण है सिंपल भाषा में जो पुराना हम लोग यूज करते थे, 50 ग्राम गुड़ को लेके 200 मिलीलीटर पानी में उसका थोड़ा सा गर्म करके घोल बनाते हैं, उसको ठंडा करने के बाद जो हमारा जो एक पैकेट जो राइजोबियम का है उसको मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद जो 1 एकड़ में जितना भी बीज हमारी मूंग हो या उर्द का लेके हम उसके बीज के सरफेस पे लेप करें, लेप की तरह उसको मिलाएं। मिलाने के बाद उस पूरे बीज को हम छाया में सुखाएं, और छाया में सुखाने के बाद 1-2 घंटे के बाद हम उसकी बुझाई या बिजाई कर सकते हैं। और हम बताना चाहेंगे अगर किसान भाई कीटनाशी, फफूंदीनाशी या राइजोबियम तीनों जो हमारी रासायनिक या जो कहें हमारे टीका हैं उनको करना है तो उनका जो क्रम रखना है,
पहले हम फफूंदी नाशक जो हमारे रसायन हैं उनसे बीज का उपचार करें, उसके उपरांत हम कीटनाशक जो हमारे हैं उनसे बीज का उपचार करें, उसके लास्ट में हम हमेशा राइजोबियम का जो टीका है उससे बीज का उपचार करना चाहिए। इस पूरे क्रम के लिए लगभग 12 घंटे का समय अंतराल चाहिए होता है हम लोग। डॉक्टर साहब, एक शंका है किसानों की कि जब हम तीनों से उपचार करते हैं ना, तो राइजोबियम कल्चर के जो टीके की बात करिए, एक पैकेट है, उसकी मात्रा कुछ फालतू लेना चाहते हैं किसान भाई, कई बार उतना फायदा नहीं मिलता। अगर मान लो राइजोबियम कल्चर का टीका हम लगाते हैं ना, तब तो कुछ किसान भाई सोचते हैं कि फायदा दिख रहा है। क्या कोई नुकसान हो जाता है कि इंसेक्टिसाइड के साथ जब हम राइजोबियम कल्चर का टीका लगाते हैं? ऐसा तो अनुसंधान में नहीं कुछ पाया गया है कि अगर हम ये तीनों जो हमारे टीका उनको एक साथ लगाएं, लेकिन ये बात हो जाती कभी कभी किसान भाई हमारे अंतराल को कम कर देते हैं, एक साथ ही तीनों टीका लगा देते हैं, जिसके कारण ये नुकसान होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो हमें जो उनके बीच का जो समय है लगभग 2 से 3 घंटे का रखना है। तो डॉक्टर ऋषिराज जी, देखिए बड़ी अहम बात आपने बता दी कि भाई देखिए, जब हम बीज का उपचार कर रहे हैं तो उसमें बहुत सावधानी बरतें और बिजाई कर दें 2 घंटे के बाद। अब देखिए, बिजाई आपने सीड ड्रिल से करानी है, कुछ किसान भाई ऐसा है कि बिखेर के बीज को बो देते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या है? जो हमारा वैज्ञानिक तरीका है उसमें हमेशा हम अपने जो भी हमारी दलहनी फसलें हैं, जैसे मूंग और उर्द की बात चल रही है, तो हमेशा हम इन फसलों को लाइन में इनकी बुवाई करना चाहिए। लाइन में जो हम बुवाई करते हैं फसलों के, उसके कई फायदे हैं। पहला फायदा होता है कि हम अगर मानव द्वारा उसकी निराई या गुड़ाई करें खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, तो उसमें आसानी होती है। दूसरा, हमारे जो भी उर्वरक हैं उनको भी हम अगर लाइन में दें तो उनका जो अवशोषण है फसल द्वारा वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इनके कई फायदे हैं, इसलिए हमेशा हमें लाइन में ही इनकी बुवाई करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो हिदायत है किसान भाइयों के लिए कि भाई आप बिजाई करते समय लाइनों में ही मूंग और उड़द की बिजाई करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अंतः फसल के तौर पर भी मूंग और उड़द को ले लेते हैं, तो उसमें कुछ खाद की मात्रा ज्यादा देनी होती है मुख्य फसल से। अंतः फसल की अगर बात हम करें, इनमें उर्वरकों की जो भी मात्रा होती है वो मेन जो उसकी मुख्य जो फसल है उसके अनुसार देनी होती है। अच्छा जी, अच्छा। इसमें जो हमारी अन्य जो अंतः फसलें जैसे हमारी दलहनी फसलें हैं, तो उनमें हम न्यूट्रिएंट या उर्वरकों की मात्रा प्रयोग नहीं करते हैं। हम केवल जो मुख्य फसल है उसकी जो उर्वरक की मात्रा है उसके अनुसार हम मुख्य फसल में उर्वरक देते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से हम बिजाई कर सकते हैं मूंग और उड़द की, परंतु ये जो बरसात का महीना है इसमें खरपतवार की मात्रा काफी आ जाती है और उससे हमारी मुख्य फसल पर नुकसान होने का कई बार अंदेशा बना रहता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या कुछ करें? जी, अगर हम वर्षाकालीन आपकी मूंग एवं उड़द की बात करें तो मूंग और उड़द के अलावा जो भी वर्षाकालीन हमारी जो फसलें हैं उनमें खरपतवारों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। तो अगर हमारे किसान भाइयों के पास मानव श्रमिक उपलब्ध है तो हम उनमें पहली जो निकाई गुड़ाई है वो 20 से 25 दिन पे, तथा दूसरी जो हमारी निकाई गुड़ाई है 45 से 60 दिन पे करके हम अपने खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों के पास मानव श्रमिक नहीं है, उस समय हमें खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना चाहिए। और ये खरपतवार जो नाशी हैं वो आप अगर कहें तो ये सस्ते भी पड़ते हैं। तो इनको प्रयोग करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमारा खरपतवार नाशी है पेंडिमिथिलिन। पेंडिमिथिलिन, तो पेंडिमिथिलिन की जो हमारी जो मात्रा है 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को हम 500 लीटर पानी में घोल के बुवाई के तुरंत बाद या 1 से 2 दिन तक छिड़काव कर दें, तो हमारे जो खरपतवार हैं वो 20 से 25 दिन तक नियंत्रण में रहते हैं। अगर 25 दिन के बाद
अन्य खरपतवारों का अगर प्रकोप बढ़ता है तो हम एक और दवाई बताना चाहेंगे। इमेजेथापायर नाम की एक खरपतवार नाशी है, जिसकी 75 ग्राम सक्रिय मात्रा 350 से 400 लीटर पानी में घोलकर अगर हम उसको 25 से 30 दिन पर छिड़काव करें तो हमारे जो 25 से 30 दिन के बाद जो खरपतवार आते हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। तो काफी अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी के लिए श्री ऋषिराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी हमारे सभी किसान भाई बहन सुन रहे थे खरीफ कालीन उड़द एवं मूंग की उन्नतशील किस्में और बिजाई। विशेषज्ञ थे डॉक्टर ऋषिराज, कृषि वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से जी। और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और इनके साथ जो बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी वो थे रूप सिंह डागर। तो देखिए प्रतिमा, बहुत ही बढ़िया जानकारी थी और मुझे लगता है कि जो भी हम ये समसामयिक विषयों पर एकदम कहते हैं सही जानकारी अपने किसान भाई बहनों को दिलवाते हैं, जरूर वो उसका लाभ उठाएंगे। बिल्कुल। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और हाजिर होते हैं। जी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा 3 प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। और प्रतिमा, जो किसान भागीदारी का जो ये वीडियो कंटेस्ट चल रहा है और जैसे कि बताया गया है कि 15 जून से चल रहा है और ये 8 जुलाई तक चलेगा और इसमें सभी जो किसान हैं वो जो विषय बताए गए हैं उन पे अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं और यदि उन्हें किसी भी तरह की और अधिक विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो वेबसाइट पर भी जाकर इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वेबसाइट बता दें हमारी। जी, और वेबसाइट है innovativindia.mygov.in। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इनोवेटिव इंडिया यानी कि INNOVATEINDIA innovativeindia.mygov.in। तो इस पर जाकर वो और अधिक विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और अपने जो भी वीडियो हैं उन्हें अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी है और बड़े बड़े अच्छे इनाम भी रखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा हमारे किसान भाई बहनों। मनोरंजन भी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम अपने किसान मित्र की बात सुने कि प्राकृतिक खेती करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये क्यों जरूरी होती है। तो सुने जी, बिल्कुल, क्या कह रहे हैं हमारे किसान मित्र। नमस्कार किसान भाइयों, सफलता की कहानी किसान की जुबानी में इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जौनपुर से एक किसान मित्र। हमारा नाम आचार्य विक्रम देव है और हम बचपन से प्राकृतिक खेती किए, किसान परिवार में पैदा हुए। प्राकृतिक खेती का अनुभव तो हमारा 40 सालों से ज्यादा का है और हम लोग जो है जो रासायनिक खेती है इसके तो बहुत ही अगेंस्ट रहे हैं और उससे जो है स्वास्थ्य, अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य खराब होता है।
और लागत बढ़ने से जो है आर्थिक नुकसान होता है। हम कुछ खास फसलों के विषय भी लेते हैं। गन्ना हमारे यहाँ लगाए थे, गन्ना में दीमक लग गए थे और बहुत बुरा हाल था, गन्ना का विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और जब मैंने उसमें केवल मामूली सा काम किया और अपने गौशाले में मैंने राख और मिट्टी डाल दिया, उसी को उठा करके जब गौमूत्र जब उससे युक्त हो गया तो उसमें उठाकर डाला तो उससे दीमक का रोग भी खत्म हो गया। गन्ना का अद्भुत उत्पादन, खूब मोटा गन्ना, खूब देखने लायक गन्ना लोग देखते थे, आते थे, खूब बड़ा 16-18 फीट संभल नहीं पाया वो। कई बार बांधा गया गन्ना की, रोका गया लेकिन वो लेट गया, इतना ज्यादा भारी हैवी हो गया और टेस्टी भी खूब हुआ। और ऐसे ही मैंने मूली का और गोभी का, ब्रोकली का और चुकंदर का और शलजम का, धान का, गेहूं का जो अनुभव है, अद्भुत अनुभव रहा है। ब्रोकली का बड़े जो मैंने मार्केट में उतने बड़े ब्रोकली के नहीं मिलते थे दिखने को, और हमको खुद भी ताजुब होता था। 3 गाय भी थे हमारे पास, आश्रम में 10-12 गाय हैं, और इतना ज्यादा एक्सेस जो हमारे पास गोबर होता था, गोमूत्र होता था। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सेस से भी काम की जरूरत नहीं है, एक गाय से भी 30 एकड़ तक खेती हो सकती है। और बहुत सिंपल तरीके से आप बताते हैं कि वो गोभी के खेत में और मूली के खेत में या चुकंदर के खेत में, शलजम के खेत में जो मैंने डाला, गोबर बारिश के पहले डाल दिया, उसमें मिला दिया खेतों में एक आध बार, और इसके बाद वो इतना प्रोडक्टिव वो हो गया कि उसमें ब्रोकली की साइज और जो है गोभी की साइज खूब बड़ी साइज। और धान की खेती के बारे में तो इतना जबरदस्त, मैंने केवल ढैंचा डाल दिया, ढैंचा डालने के बाद धान लगाया, धान 6-6, 7-7 फीट के धान ऊंचे हुए धान। थोड़ा सा धान बाद में हवा आंधी में थोड़ा सा गिरा था, लेकिन उत्पादन देख कर लोग दंग थे, इतना अद्भुत उत्पादन तो किसी के पास यूरिया डाई वालों का नहीं है। तो ये इतना चमत्कारी, और खेत में धान खुशबू दे रहा था लोगों का, तो इतना बढ़िया जो है वो उत्पादन था, इतना टेस्टी स्वादिष्ट की मार्केट में जो हम लोग खरीदते हैं उतना बढ़िया टेस्टी नहीं होता है। चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे जो भी हो। मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्टिव जमीन हो गई और खूब ज्यादा उत्पादन हुआ, अपेक्षा से ज्यादा हुआ, कम समय में अधिक उत्पादन होता है, ज्यादा बहुत जल्दी तैयार होता है, फसल बहुत जल्दी तैयार होती है। इतना चमत्कारिक उसका प्रभाव देखने को मिला कि हम कह नहीं सकते। बहुत ही चमत्कारिक जो पहले कहते थे ना कि उत्तम खेती मध्यम भाव में से चाकरी भी निदान, वो देखने को मिला। उत्तम खेती जो है वास्तव में उत्तम खेती है। हम लोगों ने गलत तरीका अपना करके पश्चिम का अंधानुकरण करके और खेती को हमने चौपट किया है। तो खेती वास्तव में हम जब देखते हैं खेतों में कि एक धान लगाते हैं, हजारों धान को प्रकृति जो है रिटर्न के रूप में देती है। किसानों से ही आग्रह करेंगे कि जाके खेत पड़ाने गोबर, ताकि किसान को जानो दूबर, खेत में आप जो है गोबर जरूर डालिए। गोबर में, गोमूत्र में दो चमत्कारी सारे तत्व मिनरल्स सारे पाए जाते हैं, जो यूरिया, डाई, पोटाश, जितने मिनरल्स आप सोचते हैं, जितना भी कल्पना कर सकते हैं, वो सारे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है अनंत करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और अपनी लागत जो खेती का भी कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और आप अपने भी स्वस्थ रहेंगे, समाज को भी स्वस्थ करेंगे, सबको, देश को भी स्वस्थ करेंगे। और किसान तो अन्नदाता, प्राणदाता, ईश्वर का रूप माना जाता है। धरती पर सबसे सुंदर काम, सबसे जरूरत कार्य जो खेती का कार्य है, गौ आधारित विषमुक्त प्राकृतिक खेती को अपनाइए, और आगे और भी आमदनी बढ़ाने के लिए और भी उसका प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे तो अन्न, फल और सब्जी की उत्पादन जो होगा, खराब भी जल्दी नहीं होती है। जो रासायनिक खादों से पैदा किया था अनाज, जैसे फल, सब्जी, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, टिकाऊ भी नहीं होते हैं। इससे टिकाऊ होता है, खराब नहीं होता। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए विक्रमदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, कहते हैं ना कि बारिश का जो पानी होता है वो हमारी फसलों के लिए अमृत समान होता है। जी बिल्कुल सही कहा। और लेकिन बैलेंस में हो, संतुलित मात्रा में बरसे तो किसान भाई बहनों के सोना चांदी बन जाता है। जी, और मुझे लगता है कि जो ये अमृत बरसता है उसको हमें सहेज के रखने की भी जरूरत है, उसे व्यर्थ ना, तो किसान भाइयों व्यर्थ बिल्कुल ना करिएगा। बारिश का पानी भी संचय जरूर कीजिएगा। पानी की हर एक बूंद है जरूरी, और हम तो हर बार यही कहते हैं, हर इंसानों के लिए जरूरी है। पानी सहेजेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी देंगे। और इसी के साथ मैं प्रतिमा शर्मा, मैं रजनीश, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल जी के साथ हम विदा लेते हैं। कल फिर होंगे हाजिर एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।